हाँ तो बच्चों देखेंगे अगली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो मैंने ब्रैकेट में लिख के दिया हुआ है, सेकेंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इससे पहले जो हमने हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स के वक्त पढ़ा था वो एक्चुअली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जिसके 3 स्टेप्स होते हैं, है ना, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, यहाँ पे इतने सारे स्टेप्स कोई फॉलो नहीं हो रहे, इसलिए मैंने इसको एक अलग से नाम दे दिया है, सेकेंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, ये कोई टेक्निकल नाम नहीं है, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने नाम दिया है इस मैकेनिज्म को, क्योंकि होगा तो ये भी फ्री रेडिकल से, बट इसके वैसे स्टेप्स नहीं बनेंगे। फ्री के इनिशिएशन हो रहा है, फिर प्रोपगेशन, फिर टर्मिनेशन, ऐसा नहीं होने वाला। ताकि अब आप इजीली याद रख पाओ ताकि कि यहाँ पे कौन सा वाला फ्री रेडिकल था और हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स के वक्त कौन सा वाला फ्री रेडिकल था, वो ये आप आसानी से ध्यान रख पाओ, इसलिए मैंने इसको अलग से नाम दे दिया सेकेंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है भाई, सबसे पहले देख लेते हैं रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन में हमें एक अल्काइल हैलाइड लेना होता है, उसके अंदर सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट, ईथर एज अ सॉल्वेंट लिया जाता है, और ईथर एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, और सोडियम इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सच एज ईथर में क्या करता है, RX जो है, RX का X निकल के RR डाइमराइज हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली जुड़ के एक बड़ा एल्केन बना लेते हैं। अल्काइल हैलाइड से हमने एक एल्केन बना दिया। ठीक है, और NaX अलग हो गया। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है ये। इसके प्रपोज्ड मैकेनिज्म में से ज़्यादा जो प्रचलित मैकेनिज्म है वो यही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कैसे होती है ये वो देखते हैं। देखना, जैसे Na है, Na क्या करेगा, Na सबसे पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई, वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जाएगा क्लोरीन के पास। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गया क्लोरीन के पास। जैसे ही क्लोरीन के पास ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा और Na के साथ वो सेट हो लेगा। ठीक है, तो बाकी बचेगा हमारे पास CH3, CH2, और इसके पास ये एक और इलेक्ट्रॉन पड़ा रह जाएगा अपना, ऐसा हो जाएगा, और हमारा Cl माइनस अलग हो जाएगा। सबसे पहला काम तो ये हुआ, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, Cl माइनस अलग हो गया, इसके पास एक फ्री रेडिकल बच गया। ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये दे आर हाईली एनर्जेटिक, इनको अगर कोई भी फ्री रेडिकल मिलता है ये तुरंत कंबाइन कर जाते हैं। तो हमें बस क्या करना है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेने, काम हो जाएगा। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लोगे तो ऑब्वियसली इसके भी 2 लेने पड़ेंगे, इसके 2 लोगे तो ये भी 2 बनेंगे, और ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो 2 इसके भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और 2 ये Cl माइनस मिलेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। ये जो 2 आपको मिले हैं ना, ये दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं तुरंत, डायरेक्टली फ्री रेडिकल वाली साइड से। फ्री रेडिकल आपस में इतने ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जैसा समझ लो कि जैसे एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, एनर्जी रिलीज होती है इनफैक्ट। ठीक है, हाँ, साथ ही साथ यहाँ पे भी नोट में देखते चलो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फ्री रेडिकल्स इज 0, मतलब उसको हमें बनाने के लिए या उनको बनाने में तो चलो एनर्जी लगी, उनको रिएक्ट कराने में हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती, वो आपस में खुद ही रिएक्ट कर जाते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फ्री रेडिकल्स इज 0 एज दे आर ऑलरेडी एक्टिवेटेड। ठीक है, उन्हें रिएक्ट कराने के लिए हमें एनर्जी नहीं देनी, अपने आप ही रिएक्ट करेंगे, वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं वो एक दूसरे से। ठीक है, तो एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से तुरंत बॉन्ड बना लेता है और एक सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म कर देता है। ठीक है, यहाँ पे ये है कि एक सिमेट्रिकल एल्केन है ना, जितने का आपने अल्काइल हैलाइड लिया था उसका जस्ट ट्वाइस कर दिया आपने, यही एज इट इज यहाँ रिपीट कर दिया, तो इस तरीके का एक सिमेट्रिकल एल्केन मिल जाता है ना। तो ये वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई, जिससे हमने एक सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म कर लिया। ठीक है, बात आती है इस मैकेनिज्म में अगर हैलोजन के अलावा मैं कोई और लेता, Cl की जगह पे मान लो Br लेता या आयोडीन लेता, तो रिएक्शन फास्टर होती, स्लोअर होती, कैसे पता चलेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन लेता हुआ ये निकल रहा था, है ना, इट वाज गेटिंग रिमूव्ड एज X माइनस, मतलब Cl माइनस निकल रहा है, तो जितना स्टेबल बन के निकलेगा उतना तेजी से रिएक्शन होना चाहिए, है ना, जितना स्टेबल बन के निकलेगा उतना तेजी से रिएक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन I माइनस, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है I माइनस, तो इसलिए उसके साथ वुड्स रिएक्शन का जो रेट है वो काफ़ी हाई होगा। I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस, अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ X माइनस ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी, या फिर इस रिएक्शन का रेट चलेगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया नोट का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, हैलोजन के बेसिस पे कैसे डिस्टिंग्विश किया हमने। अच्छा, तीसरी बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, फ्री रेडिकल्स कैन डिस्प्रोपोर्शनेट एंड सो सम अदर माइनर प्रोडक्ट्स कैन फॉर्म। देखो ये जो मैंने यहाँ प्रोडक्ट बनाया है ये तो मेजर प्रोडक्ट है, ये तो हमारा मेजर प्रोडक्ट है। माइनर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे देखना। माइनर प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या करा, CH3 लेके CH2 फ्री रेडिकल लिया एक, मैंने बोला कि ये दोनों डायरेक्ट कंबाइन कर जाते हैं फ्री रेडिकल आपस में, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपस में जाके ही
अटैक करें, हो सकता है कि उसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी हो कि थोड़े बहुत हो सकता है इसका अटैक इस वाले कार्बन पे हो जाए, और हमें पता है वन फ्री रेडिकल जनरेट्स अनदर फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल पहली बात इस H को खींच लेगा, इस H को जैसे ही वो खींचेगा तो देखना क्या होगा, ये H अपने ऊपर अटैच करके ऐसा बन जाएगा CH3 प्लस यहां से अगर आपने H फ्री रेडिकल निकाला तो इस कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल बचेगा, वो दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन करके बना देंगे एक डबल बॉन्ड, ये बन गया एक डबल बॉन्ड। तो इस टाइप का भी स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है, यानी यहां पे तो हुआ है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो इसे हम बोलेंगे इसने एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है, यानी यहां पे हुआ है रिडक्शन। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं, इसने क्या किया है, हाइड्रोजन का लॉस किया है। हाइड्रोजन का लॉस का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। एंड सिंस द सेम कंपाउंड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि एक रिडक्शन में जा रहा है एक ऑक्सीडेशन में जा रहा है, और ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो वही मैंने लिखा है ना, फ्री रेडिकल्स कैन डिसप्रोपोर्शनेट ऑल्सो एंड सो सम अदर माइनर प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो फॉर्म। मतलब ये जो हमारे प्रोडक्ट्स बने हैं ये माइनर प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। मेजर तो यही है, मेजर तो हमारा ये है जब फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स हमारे माइनर प्रोडक्ट्स भी कहलाएंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पॉइंट हमारा। इससे पहले मैंने एक फोर्थ पॉइंट लिखा था, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस। एग्जाम्पल से मैं इसे थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। अभी फिलहाल मतलब इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर कोई इंट्रामोलिकुलर वुड्स कराने की कोई पॉसिबिलिटी है कि विद इन द मॉलिक्यूल दो फ्री रेडिकल बनाए जा सकते हैं, तो वो चाहेगा कि वो आपस में ही कंबाइन कर जाए, ठीक है, रादर देन वो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करे। दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करने के लिए प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर ओरिएंटेशन, बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स अवॉइड हो जाते हैं अगर कभी भी विद इन द मॉलिक्यूल कोई अटैक हो सकता है। तो ये इनफैक्ट ये पॉइंट पूरी ऑर्गेनिक के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कभी भी कोई भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो सकती है तो वो पहले प्रेफर की जाएगी एज कंपेयर टू द इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस। ठीक है, उस पॉइंट को हम थोड़ी देर बाद एक एग्जाम्पल से देखेंगे भी। उसके पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट जो मैंने लिखा है, एज डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन इंक्रीजेस। अल्काइल हैलाइड की डिग्री बढ़ाने से डिसप्रोपोर्शनेशन की पॉसिबिलिटी क्यों बढ़ रही है भाई? अल्काइल हैलाइड की डिग्री, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में अगर ये X जाता है तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। अब देखो फ्री रेडिकल के आसपास चारों तरफ भीड़ ही भीड़ लगी हुई है ना, भीड़ लगी हुई है। तो ये फ्री रेडिकल जब दूसरे फ्री रेडिकल को अप्रोच करने जाएगा तो इसको दिक्कत होगी, है ना। आसपास इतने सारे मिथाइल हैं, जितना ज़्यादा हिंड्रेंस होगा उतना दिक्कत होगा फ्री रेडिकल आपस में कॉन्टैक्ट कर पाने में। तो क्या करेगा, फ्री रेडिकल जब तेजी से दौड़ता हुआ जाएगा तो हो सकता है इससे टकरा जाए, हो सकता है इससे टकरा जाए, हो सकता है इससे टकरा जाए, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब डिसप्रोपोर्शनेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वही मैंने लिखा है कि एज डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड इंक्रीजेस पॉसिबिलिटी ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन इंक्रीजेस। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में जो मेजर हुआ करता था, है ना, जो कि हम डायरेक्ट फ्री रेडिकल के कॉम्बिनेशन से मेजर बोला करते थे, वो अब माइनर में काउंट होने लगेगा। ठीक है, और जो वहां पे हम माइनर बोला करते थे जो कि डिसप्रोपोर्शनेशन से बनता था, वो अब मेजर होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि अब साइड में अटैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है ना, रादर देन फ्री रेडिकल से टकरा पाए, है ना, वो दिक्कत होती जा रही है। तो वो उसकी वजह से मैंने कंक्लूजन में लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, उसके पहले एक पॉइंट और लिखा है, एंड वुड्स प्रोडक्ट बिकम्स माइनर। ऑब्वियस ही बात है, डिसप्रोपोर्शनेशन अगर ज़्यादा फेवर होएगा तो वुड्स प्रोडक्ट तो माइनर हो ही जाएगा ना। इसका मतलब अगर डिग्री बढ़ाते जाओगे अल्काइल हैलाइड की तो वुड्स प्रोडक्ट बनने की जो टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी। उसी पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर वुड्स रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड्स अगर देखा जाए तो सबसे आसानी से वुड्स रिएक्शन होगा इसमें CH3X में, जिसमें कोई हिंड्रेंस नाम की चीज ही नहीं है। यहाँ फ्री रेडिकल बनाओ, मस्त दो मॉलिक्यूल्स को मर्ज कर दो, CH3 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में मस्त मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, 2 डिग्री में दिक्कत होनी शुरू हो सकती है, और 3 डिग्री में तो लाइक माइनर मेजर ही पलट जाता है, डिसप्रोपोर्शनेशन वाला मेजर हो जाता है, और जो वुड्स वाला है वो माइनर में काउंट होने लगता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का, इसमें मान लो मैंने Na और ईथर डाला है, तो क्या होगा, सबसे पहले X निकल के यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। मैं वो सिचुएशन बना देता हूँ, ऐसी सिचुएशन बनेगी CH3। अब ये वाला किसी और ऐसी वाले मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है, तो मैं एक और मॉलिक्यूल बना देता हूँ, C पे फ्री रेडिकल, CH2, यहाँ पे H, ये CH3, ये CH3। जानबूझ के मैंने ये H अलग से बनाया है क्योंकि मुझे पता है इसके पड़ोसी वाले से ये फ्री रेडिकल ये H निकालने वाला है। ठीक है, उसके ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि वो पड़ोस में अटैक करे रादर देन उस फ्री रेडिकल से अटैक करे, है ना। और इसी को हम डिसप्रोपोर्शनेशन बोलते थे। जैसे ही H ले जाएगा तो देखना कैसा बनेगा, ये CH3, CH, CH3 और ये CH3 प्लस,
है ना। यहाँ से H निकालने के बाद यहाँ फ्री रेडिकल बचेगा, दोनों फ्री रेडिकल जोड़ के आप बना दोगे डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के इधर बन जाएगा CH3 और इधर बन जाएगा CH3। इस तरीके से इसे हम बोला करते थे माइनर प्रोडक्ट जब 1 डिग्री हुआ करता था, लेकिन अब ये दोनों हमारे ये मेजर प्रोडक्ट्स में काउंट होने लगेंगे, ठीक है। दे विल बी नाउ काउंटेड एज मेजर प्रोडक्ट्स, ना कि माइनर, ठीक है भाई। आई होप ये क्लियर है। हाँ बेटा देखना अगला पॉइंट, 6 पॉइंट में लिखा मैंने, ईथर कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि मैंने बोला था ईथर एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ईथर के अलावा कोई भी और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले सकते हो। सॉल्वेंट की वैसे 3 वैरायटी होती है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो मैंने क्यों प्रोटिक नहीं लिया, प्रोटिक क्यों नहीं लिया, ध्यान से देखेंगे। प्रोटिक मतलब होता है जिसके पास एसिडिक एच हो। अगर मैं सॉल्वेंट के पास ही एसिडिक एच दे दूंगा तो जो सोडियम डाला था, सोडियम विल रिएक्ट विद सॉल्वेंट, विल रिएक्ट विद सॉल्वेंट, वरना ये हो जाएगा सोडियम जो है वो तो सॉल्वेंट से रिएक्ट करने लग जाएगा ना। मान लो वाटर ही डाल दिया आपने, वाटर डाल दिया और सोडियम डाल दिया, भाई वहीं कांड हो जाएगा। सोडियम पानी में डाल दोगे आग लग जाएगी, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी विद अ पॉप साउंड, ठीक है। तो सोडियम का जो काम है, जो इलेक्ट्रॉन देना था उसे Cl को या हैलोजन को, वो काम तो कर ही नहीं पाएगा, है ना भाई। तो सोडियम के साथ हमें थोड़ा होशियार रहना होता है कि सॉल्वेंट जो है हमारा प्रोटिक ना हो, बिकॉज सोडियम इज वेरी रिएक्टिव। थोड़ा सा भी एसिडिक एच इसे दिखा सॉल्वेंट में तो काम तमाम कर देगा ये सॉल्वेंट का, ठीक है। सॉल्वेंट सिर्फ नाम का सॉल्वेंट रह जाएगा, वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा रिएक्टेंट था वो सॉल्वेंट बन जाएगा, उल्टा सीधा कुछ भी हो जाएगा फिर, ठीक है। वाई नॉट नॉन पोलर, अच्छा अगर इतनी दिक्कत है प्रोटिक से तो नॉन पोलर ले लेते, ये पोलर लेने की क्या जरूरत है, तो वो देख लेते हैं। नॉन पोलर क्यों नहीं लेंगे, नॉन पोलर लेने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा पोलर से ऐसा क्या फायदा है, देखो भाई इस रिएक्शन के दौरान आपको कुछ कटायन बनते हुए दिखेंगे, जैसे कि Na+ और कुछ हैलोजन X- के फॉर्म में रिलीज होते हैं, ये भी हमें पता है। तो ये कटायन और एनायन को पोलर सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, स्टेबिलाइज करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। जैसे कि आपको पता ही होगा बहुत सारी सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, एनर्जी रिलीज्ड। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जिस वजह से स्टेबिलिटी मिलती है। ऐसा ही X- के साथ भी जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, जो डाइपोल्स हैं, वो उन्हें सराउंड करके एनर्जी रिलीज करते हैं जिसे हम सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये स्टेबिलिटी वही दे पाएगा जो पोलर होगा, इसलिए हम नॉन पोलर अवॉइड करते हैं और पोलर लेते हैं, ठीक है। ताकि वाई नॉट नॉन पोलर, सो दैट Na+ and Cl- can be stabilized, can be stabilized। ये कारण है कि हम नॉन पोलर अवॉइड करके पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, क्लियर है। अच्छा सोडियम कैन बी रिप्लेस्ड बाय, अच्छा सोडियम के अलावा और कोई मेटल ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो, स्लाइटली लेस रिएक्टिव ले लो, जिंक कॉपर सिल्वर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पोटाशियम तो खैर अच्छा खासा रिएक्टिव है, सोडियम के लेवल का ही है ना, तो ये भी ले सकते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ 99% ऑफ द केसेस में आपको सोडियम ही लिखा हुआ मिलेगा एरो के ऊपर, जिससे कि आप पहचानोगे कि हाँ भाई वुड्स रिएक्शन करानी है, क्लियर है।